चलिए वापस हम जुड़ गए हैं और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से सब जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर दीजिए बिना वक्त गवाए हुए। विच वन इज द वायरल स्किन इन्फेक्शन? वायरल स्किन इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। कैंडिडाइटिस, सिंगल्स, एरिस्पेल्स, सेलुलाइटिस। जल्दी से आंसर दीजिए ताकि हम इसको क्लियर करें। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग। सभी आंसर दीजिए। देखिए पूछा गया है वायरल इन्फेक्शन कब बोलते हैं, तो बिल्कुल आपको बता दूं सभी जो आंसर दे रहे हैं अच्छी बात है, पर जिन्होंने जो बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। हर्पस जोस्टर भी इसको बोला जाता है, हर्पस जोस्टर। जब वेरिसेरा वायरस जो रीएक्टिवेशन कर जाता है तो वो सिंगल्स होता है और ये एक वायरल स्किन इन्फेक्शन है। कैंडिडाइटिस आपको पता है फंगल इन्फेक्शन है। क्या है ये? फंगल इन्फेक्शन जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। एरिस्पेल्स सॉफ्ट या सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो सेलुलाइटिस है वो डीप स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सिंगल्स है, क्योंकि जो वायरल स्किन इन्फेक्शन पूछा गया है तो बिल्कुल बी आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द हेमीप्लेजिया? पैरालिसिस ऑफ सिंगल लिम्ब, पैरालिसिस ऑल फोर लिम्ब, पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी। सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और आप सबको पता है कि अब वक्त नहीं रहा है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें निकालने हैं। तो आंसर दीजिए, सभी आंसर देंगे कि क्या आंसर होगा। देखिए सभी आंसर दें क्वेश्चन का, जल्दी से सभी आंसर दें। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आंसर है पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, डी आंसर होगा। अगर सिंगल लिम्ब में पैरालिसिस होता है तो उसको हम मोनोप्लेजिया बोलते हैं, और अगर पैरालिसिस ऑल फोर लिम्ब में होता है तो उसको हम क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। इसके अलावा अगर लोअर लिम्ब में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर लोअर लिम्ब में होता है बॉडी के जो ट्रंक वाला एरिया उसके जस्ट नीचे तो उसको हम पैराप्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे टर्म्स आपको बता दिए हैं। अगर मान लो डबल लिम्ब में हो तो उसको डाइप्लेजिया भी हम बोलते हैं। तो मोनोप्लेजिया, डाइप्लेजिया, ऑल फोर लिम्ब में हो तो क्वाड्रिप्लेजिया, बोथ लोअर लिम्ब में हो तो उसको पैराप्लेजिया बोलते हैं, और पैरालिसिस हो वन साइड ऑफ बॉडी तो उसको हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन क्लियर करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, बेरियम कंट्रास्टेड, प्लेन एक्सरे। जल्दी से आंसर दीजिए, सभी जल्दी जल्दी से जुड़िए और आंसर दीजिए। सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस की बात चल रही है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट हालांकि करते हैं पर वो केवल और केवल एच पाइलोराई को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर कोज एच पाइलोराई है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, पर हमारा क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटिव बताना है, कंफर्मेटरी बताना है, तो बिल्कुल एंडोस्कोपी विद बायोप्सी इसका आंसर होगा। एंडोस्कोपी के द्वारा हम जो लेयर्स है, म्यूकोजल लेयर्स है, उसको हम देख सकते हैं, असिस कर सकते हैं कि किस लेवल पे अल्सरेशन हुआ है, कितना अल्सरेशन हुआ है, कितनी जो डैमेज हुआ है। वो इसलिए हम जो एंडोस्कोपी जो टेस्ट होता है बायोप्सी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर मालिग्नेंसी के चांसेज हो, और नहीं हो तो हम केवल एंडोस्कोपी के द्वारा भी उस म्यूकोजा को डायरेक्ट हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो बी आंसर है वो बिल्कुल राइट है। बाकी बेरियम कंट्रास्टेड, प्लेन एक्सरे का इतना कोई खास डेफिनेटिव में रोल नहीं है।
केवल आपको ये ध्यान रखना है जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से हमें क्वेश्चन कवर करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इनिशियल केयर व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड। केमिकल जो बर्न है उसका सस्पेक्टेड हुआ है तो हमें क्या करना है? प्रोवाइड काम एनवायरमेंट, इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया, इन्फॉर्म द फैमिली मेंबर, एक्सेसिव फ्लशिंग विथ वाटर फॉर 20 to 30 मिनट्स। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए। देखिए बर्न वाला पेशेंट है, बर्न वाला पेशेंट है और बर्न जब भी होगा तो हम बिल्कुल और बिल्कुल फ्लशिंग करेंगे। केमिकल बर्न हुआ है, केमिकल को हटाने की कोशिश करेंगे ताकि जो फ्लशिंग हो और कम से कम 20 से 30 मिनट्स करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है वो अलग चीजें, पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट इनिशियली केयर है केमिकल बर्न के दौरान वो हम करेंगे एक्सेसिव फ्लशिंग विथ वाटर फॉर 20 से 30 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कैप्टोप्रिल ड्रग इंक्लूड विच टाइप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी? एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स। जल्दी से सभी आंसर देंगे, सभी जल्दी से आंसर देंगे, सभी आंसर बताएंगे जल्दी से। कैप्टोप्रिल जो है कौन सी कैटेगरी में आती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे जल्दी से। बिल्कुल ए कैटेगरी में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल हुआ, लिस्नोप्रिल हुआ, एनालप्रिल हुआ, ये सारी ड्रग्स इसमें आती है। जबकि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में टेलमिसाट्रान, है ना, इस तरह की जो ड्रग्स है वो इसमें आती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडिपाइन है, डिल्टीजेम है, वेरापामिल है, ये ड्रग्स जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आती है। बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर में प्रोपेनोल है, एटिनोनोल है, ये सब जो है बीटा एड्रेजेनिक में आती है। तो सारी मैंने आपको बता दी है। तो हमारा जो आंसर है कैप्टोप्रिल वाला वो जाता है ए ऑप्शन। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका सभी का आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजन डेवलप एट द साइट ऑफ प्रीवियस इंजरी, टर्म एज होमान साइन, फ्लेग साइन, कॉबनर फिनोमेना, हेलोसाइन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लेके जाइए, 4 क्वेश्चन समझिए, 4 क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा नहीं है कि केवल हम 30-40 क्वेश्चन करा रहे हैं, हम एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर मान लो 40 क्वेश्चन करा दिए तो 120 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 100 के लगभग क्वेश्चन हो गए, 90 से ऊपर, ये मान के चलिए। तो आपको सारे क्वेश्चनों को पढ़ना है, समझना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए होमन साइन जो है हम डीवीटी में देखते हैं, जिसमें काफ में पेन दिखाई देता है जब हम डोर्सिफिकेशन ऑफ फुट करते हैं। तो मैंने कहा कि जो मैं बोलता हूं तब भी क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, है ना, तो वो ध्यान में रखना है। फ्लेक साइन जो है क्वासियोरकोर, जो कि एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिजीज है, जिसमें कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर में अलग अलग तरह के बैंड दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेक साइन। हेलो साइन जो है सीएसएफ लीकेज होने पे हम सीएसएफ में देखते हैं, ठीक है, जिसमें एक रिंग टाइप में बन जाता है। जबकि कॉबनर फिनोमेना हमारा राइट आंसर है। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। कॉबनर फिनोमेना जो है जो हेल्दी लीजन्स होते हैं, भले वो प्रीवियसली इंजर्ड नहीं हुए हैं, तो लीजन जो डेवलप एट द साइट ऑफ प्रीवियस इंजरी और वो उसके बाद में हेल्दी एरियाज पे भी कई बार लीजन्स देखे जाते हैं, तो उनको हम जो बोलते हैं कॉबनर फिनोमेना, जो कि कई बार जो है सोराइसिस वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लीजन डेवलप एट द साइट ऑफ प्रीवियस इंजरी, पहले की इंजरी हुई है पर वो जो हेल्दी एरिया है वो भी अफेक्टेड हो गया है, दैट इज द कॉबनर फिनोमेना, ठीक है। कई डिजीज में ये देखने को मिलता है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
What is the nursing intervention for a patient with a fractured bone? Massaging the injured area, apply heat of fracture site, encourage ambulation, immobilize the affected limb. कि फ्रैक्चर हो गई है बोन, तो हम सबसे जो मेन नर्सिंग इंटरवेंशन है इन चारों में से क्या करेंगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्लीज, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। सभी आंसर देंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रैक्चर होने पे हम इमोबिलाइज करते हैं। कारण क्या है कि अगर आपने उसको मूवमेंट करवाया तो उसके ज्यादा फ्रैक्चर बढ़ जाएगा, ज्यादा फ्रैक्चर होगा, आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो भी अफेक्टेड होगी, तो और भी सिंड्रोम्स उसमें देखने को मिलेंगे। तो जब भी फ्रैक्चर होगा हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस एरियाज को स्प्लिंट करें, उस एरिया को इमोबिलाइज करें। तो जो डी आंसर जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो डी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डिफाइन द काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स क्या है? लिम्फेटिक फ्लूइड इन द प्लूरा, ब्लड इन द प्लूरा, एयर इन द प्लूरा, सीरस क्लियर फ्लूइड इन द प्लूरा। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। सभी के आंसर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने बताया कोशिश यही रह रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है, इस हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कि कायल जो होता है या लिम्फेटिक फ्लूइड, तो उसका अनुसार ए आंसर जाएगा कि जो काइलोथोरेक्स है वो हम जब लिम्फेटिक फ्लूइड प्लूरा में जाएगा तो उसको हम काइलोथोरेक्स कहते हैं। अब जब ब्लड इन प्लूरा में होगा तो उसको हम हीमोथोरेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हीमोथोरेक्स। और एयर होगी प्लूरा में तो उसको हम बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स। इसके अलावा सीरस क्लियर फ्लूइड होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोथोरेक्स। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, पर फिर भी हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, उसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक फ्लूइड इन द प्लूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। In the patient with terminal lung cancer, the focus of nursing care is on which of the following nursing intervention? Provide nutritional support, explain patient about disease, provide emotional support, provide pain control. जल्दी से आंसर दीजिए कि एक पेशेंट है, टर्मिनल लंग कैंसर हो गया, तो किस पॉइंट पे आप नर्सिंग केयर जो है वो देंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन किस पॉइंट आप यहां पे आप देंगे? जल्दी से बताइए प्लीज, सभी जो है आंसर देंगे, जल्दी से देंगे। देखिए सभी को आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना है। जिन्होंने भी आंसर डी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो टर्मिनल लंग कैंसर होता है उसमें हम पैलेटिव केयर देते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसको कम से कम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे, तो हम प्रोवाइड पेन कंट्रोल पे काम करेंगे। ठीक है, तो जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा उसमें डी आंसर हमारा सही होना चाहिए। कि डी, जिन्होंने भी डी आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, उनका सबका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। At the time of diagnosis of Hodgkin's lymphoma, which of the following area is often involved? हॉजकिन लिम्फोमा में कौन सा एरिया होता है जो अक्सर इन्वॉल्व होता है, या मैं इसको ये कहूं मोस्ट कॉमनेस्ट जो एरिया है वो इन्वॉल्व है? बैक है, नेक है, चेस्ट है, ग्रोइन है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। आपको ये भी पता होना चाहिए जो हॉजकिन लिम्फोमा है दैट इज द मालिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड, ये हमें पता होना चाहिए। लिम्फ नोड्स की ये मालिग्नेंसीज है, और ज्यादातर ये जो देखी जाती है एप्स्टीन बेर वायरस, ईबी वायरस भी इसको बोलते हैं, उसके द्वारा देखी जाती है। एचआईवी पेशेंट पे ये ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल भी पाई जाती है। रीड स्टर्नबर्ग सेल ये भी हमें हॉजकिंस डिजीज में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा एरिया है जो अक्सर जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, किसमें? हॉजकिन लिम्फोमा में। तो आप बताएंगे नेक। अब तीन तरह की जो लिम्फ नोड यहां प्रभावित होते हैं, सर्वाइकल, एक्सिलरी और इंग्वाइनल, मोस्टली जो प्रभावित हो रहे हैं ना।
ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सिलरी और इंग्वाइनल। तो सबसे ज्यादा जो सबसे फर्स्ट जो अफेक्ट होते हैं सर्वाइकल होते हैं, जो कि नेक में पाए जाते हैं। तो नेक वाला जो एरिया है वो लिम्फ नोड है, वो सबसे पहले अफेक्ट होंगे, सबसे ज्यादा फर्स्ट जो अफेक्ट होंगे वो नेक वाले होंगे। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया उनका सभी का आंसर ठीक है, ठीक है। और सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तब हमें हमारे पता चलेगा कि हम कितना स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारी तैयारी जो एग्जाम्स आने वाले हैं तो उस हिसाब से तैयार होनी चाहिए कि हमें खुद को असेसमेंट हो जाए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी जो है आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल, वायरल, ड्रग्स, मलेरिया। सभी आंसर दें, सभी आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। देखिए हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, सबको पता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, ये आपको सबको पता है। और आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस पाए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, है ना, डी, ई, अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस पाए जाते हैं। सभी का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वायरल होता है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल आवर जो हेपेटाइटिस है वो वायरल जो है इसका मोस्ट कॉमनेस्ट कोज है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए पेशेंट हैज एक्सरबेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस विद क्रैम्पिंग एंड डायरिया परसिस्टिंग लोंगर देन 1 वीक, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, डीवीटी, हार्ट फेल्यूर, हाइपोकेलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया। आपको यह बताना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का वाला पेशेंट डायरिया है 1 सप्ताह से ज्यादा, है ना। तो कौन सा जो नर्स है वो असेसमेंट करना होगा, नर्स को कौन से कंडीशन जो है वो नर्स को असेसमेंट करनी होगी, ये आपको बताना है। आपको सबको पता है अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये हमें सबको पता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में ये पढ़ते हैं, ठीक है। किसमें पढ़ते हैं हम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस को। कंटिन्यू डायरिया हो रहा है तो सीधा सा है हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा। तो इसमें पोटेशियम का और सोडियम का दोनों का लेवल कम होगा क्योंकि डायरिया हो रहा है, तो हाइपोकेलेमिया की कंडीशन जो है इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हाइपोकेलेमिया इसका राइट आंसर है जो हमारे सामने आ रहा है कि हाइपोकेलेमिया जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन के तहत देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें डायरिया हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ क्रॉन्स डिजीज। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात ही हो गई है तो क्रॉन्स डिजीज क्यों नहीं बात की जाए, है ना। तो क्रॉन्स डिजीज के बारे में भी पता होना चाहिए हमें। कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कोलन, गॉबलेट सेल हाइपरट्रोफी, मोस्टली अफेक्ट रेक्टम एंड कोलन, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। जल्दी से आंसर दीजिए कि कौन सी पैथोलॉजिकल फीचर्स हम क्रॉन्स डिजीज में देखते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्रॉन्स डिजीज के लिए पूछा गया है, बिल्कुल जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन से मतलब यह है कि ऑल जो लेयर्स है, चाहे से वो म्यूकोजा हो, सब म्यूकोजा हो, मस्कुलरिसिस हो या सिरोसा हो, चारों लेयर इसमें अफेक्ट होती है। तो ये डी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। जबकि कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कोलन ये जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है। गॉबलेट सेल हाइपरट्रोफी ये हमें ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलती है। और मोस्टली अफेक्टेड रेक्टम एंड कोलन ये भी हमें जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलती है। जबकि क्रॉन्स डिजीज जो होती है योग बॉडी में कहीं भी हो सकती है, ऑरल से लेके अनाल तक, ठीक है। तो जिन्होंने डी दिया है कि क्रॉन्स डिजीज में चारों लेयर जो है अफेक्ट होती है, उनका आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ कोलेलिथिसिस, कोलेलिथिसिस का आपको मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम्स बताना है। प्यूराइटिस, ब्लीडिंग टेंडेंसी, स्टेटोरोइया।
राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, रेडिएट टू राइट शोल्डर। हालांकि चारों ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, पर जो आपको मोस्ट कॉमनेस्ट बताना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बिना समय गवाए हुए। जल्दी जल्दी सभी जो है आंसर देंगे बिना समय गवाए हुए। देखिए प्रूराइटिस का मतलब होता है इचिंग, है ना, जो कि देखा जाता है कई बार, और ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी देखी जाती है, स्टेटोरोइया भी हो सकता है ना, क्योंकि जो बाइल है वो प्रॉपर अपना काम नहीं करेगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखने को मिलेगी। स्टेटोरोइया बाइल नहीं आएगा तो फिर वो डाइजेशन नहीं होगा, सारी चीजें इसमें देखने को मिल सकती है। बट जो मोस्ट कॉमनेस्ट पूछा गया है तो बिल्कुल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो कि राइट शोल्डर में रेडिएट करेगा, ये दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना, राइट साइड बोला है मैंने, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो कि राइट शोल्डर में जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका सभी का आंसर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर देना है। विच क्लिनिकल साइन इज करेक्टराइज बाय हाइपरेस्थेसिया बिटवीन द 9th and 11th ribs posteriorly on the right side in acute cholecystitis? आपको यह बताना है कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट है और 9 से 11 रिब्स के बीच में उसको सेंसेशन फील हो रहा है, हाइपरेस्थेसिया हो रहा है, तो ये कौन सा साइन है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बिना रुके हुए जल्दी से आंसर दीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम बता सकें। देखिए आप सबको पता है ग्रे टर्नर साइन, ये हम एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में देखते हैं। किस में देखते हैं? एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। और ग्रे टर्नर साइन जो होता है जब फ्लैंक्स में इकोमोसिस, साइडों में जब हेमोरेज होता है तो फ्लैंक इकोमोसिस इसको बोलते हैं। रोजिंग साइन जो है हम अपेंडिक्साइटिस में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन को पाल्पेट करते हैं और दर्द होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और बोथ साइन बिल्कुल हमारा जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर है, तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका सही है। कूलन साइन की बात करें तो कूलन साइन भी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में देखने को मिलता है। यह भी एक हेमोरेज होता है, जब अम्बलाइकल इकोमोसिस होता है तो उसको हम कूलन साइन बोलते हैं, और यह भी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में देखने को मिलता है। तो हर साइन मैंने आपको बता दिया है कि किस साइन में क्या होता है, किस में क्या होता है। ठीक है, तो बोथ साइन हमारा आंसर है जो कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में हाइपरपेरिस्थेसिया के कारण देखने को मिलता है। इसमें हाइपरपेरिस्थेसिया होता है और ये जो है कोलेसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द नर्स इज प्रोवाइडिंग टीचिंग प्लान टू ए पेशेंट हु हैज अल्सरेटिव कोलाइटिस। द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट? हाई कैलोरी डाइट, हाई कैल्शियम डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फाइबर डाइट। डाइट वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कई एग्जाम्स में जो आते हैं डाइट वाले, तो स्पेसिफिक जो डाइट है वो भी आपको पढ़ना है। तो अभी इसमें जो पूछा गया अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिगार्डिंग पूछा गया है, कौन सी डाइट देंगे, क्योंकि इसको जो नर्स है वो एक टीचिंग प्लान तैयार कर रही है और पेशेंट को टीचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बताइए कि कौन सी जो डाइट है वो बेस्ट डाइट रहेगी अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में? जल्दी से दीजिए आंसर प्लीज। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको सबको पता है, इसमें अल्सर होते हैं, डायरिया होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है। अब मान लो इसको अपन डाइट देते हैं तो कौन सी डाइट इसको मतलब इसको प्रोटेक्शन मिलेगा? तो बिल्कुल लो फाइबर डाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि लो फाइबर डाइट से क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होगा कंट्रोल में रहेगा। अगर आपने मान लो हाई फाइबर डाइट दे दी तो पेरिस्टाल्सिस ज्यादा मूवमेंट में हो जाएगा। बाकी डाइट का यहाँ जो अकॉर्डिंग डिजीज से कोई रोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लो फाइबर डाइट देंगे ताकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो और जो इन्फ्लामेशन है वो रेड्यूस रहे, कम हो।
ठीक है, तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया उनका आंसर सबका सही है, तो लो फाइबर डाइट इज द राइट आंसर। चलिए, क्रॉन्स डिजीज आल्सो नो एज, आज अभी 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं क्रॉन्स और अल्सरेटिव डिजीज के रिगार्डिंग, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। बताइए, क्रॉन्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है? लोकल एंट्राइटिस, रीजनल एंट्राइटिस या प्रोक्टाइटिस? जल्दी से आंसर दीजिए, या ऑल ऑफ द अबव। वैसे आपको मैं बता दूं, इसमें जो प्रोक्टाइटिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोक्टाइटिस का मतलब तो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टम, ठीक है ना। तो बचा अपने पास दो, जो में से हमारे पास होगा बी, रीजनल एंट्राइटिस। रीजनल एंट्राइटिस का मतलब ये होता है, इसलिए क्यों बोला जाता है वो भी समझ लीजिए, कि जो क्रॉन्स डिजीज है वो कहीं भी ओरल कैविटी से लेके अनाल तक कहीं भी हो सकता है ये, इसलिए इसको रीजनल एंट्राइटिस बोला जाता है, एक जगह नहीं है इसकी। तो ओरल कैविटी से लेके अनाल तक ये कहीं भी हो सकता है, पर फिर भी मोस्ट कॉमनेस्ट जो साइट है इसकी इलियम है, टर्मिनल इलियम वाला जो पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्रॉन्स डिजीज देखने को मिलती है। जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसकी मोस्ट कॉमनेस्ट साइट रेक्टम है, रेक्टम से शुरू होता है और फिर वो कोलन में कंटिन्यूअसली स्प्रेड होता है। पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्रॉन्स डिजीज किस नाम से जानते हैं? तो रीजनल एंट्राइटिस। और जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका सबका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस, ए मस्टी स्वीट ऑडर इज प्रेजेंट इन द पेशेंट्स ब्रीथ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उस कंडीशन को, ये आपको बताना है। पामर एरिथीमा, एस्ट्रेसिक्स, स्पाइडरेंजियोमा, फीटर हेप्टिकस। कि लिवर सिरोसिस का है व्यक्ति है और मस्टी स्वीट ऑर्डर उसके ब्रेथ में आपको देखने को मिल रही है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? जल्दी से आंसर दीजिए प्लीज, सभी आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। देखिए, मैं आपको बता दूं, पामर एरिथीमा जब रेडनेस हो जाती है पाम में, और ये भी एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ता है, हालांकि चारों ही जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल लिवर सिरोसिस में देखने को मिलते हैं। तो पामर एरिथीमा में तो क्या होता है, एरिथीमा का मतलब जो हाथों की ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो वहां रेडनेस सी हो जाती है, तो उसको हम पामर एरिथीमा बोलते हैं। एस्ट्रेक्सिस का मतलब क्या होता है? एस्ट्रेक्सिस का मतलब होता है कि जब फ्लैपिंग ट्रेमर्स आते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, और ये भी अमोनिया बढ़ने से होता है ना, अमोनिया लेवल बढ़ने से, या मैं कहूं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के कारण होता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में जो यूरिया है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता अमोनिया में, और अमोनिया जो है, अमोनिया का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होने से जो अमोनिया है एक्सक्रेट नहीं हो पाता, इसकी वजह से ये बढ़ता जाता है, और अमोनिया जो है क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और सीएनएस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एस्ट्रेक्सिस का मतलब होता है जो व्यक्ति को हम कहते हैं हाथ सीधा करो तो उसमें फ्लेमिंग ट्रेमर्स आते हैं। स्पाइडर एंजियोमा भी देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, जो स्किन के ऊपर स्पाइडर जैसे वेसल्स डायलेट होने के कारण निशान बन जाते हैं, जो कि एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से होते हैं। किस लेवल से? एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से, और ये भी जो है लिवर सिरोसिस में देखने को मिलता है। बचा कौन? डी, फीटर हेप्टिकस, बिल्कुल इसका राइट आंसर है डी। जो फीटर हेप्टिकस है वो देखने को मिलेगा, हालांकि ये भी जो है इंडिकेट करता है कि अमोनिया का लेवल बढ़ चुका है, तो जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका, फीटर हेप्टिकस, ठीक है। ये आपको देखना है और समझना है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो डी है, पर बाकी आपको तीनों चीजें भी समझनी है कि ये क्या क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पेशेंट विथ एसाइड्स एंड पेरिफेरल इडीमा, एसाइड्स भी है और पेरिफेरल इडीमा भी है, इज एट रिस्क फॉर इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन द नर्स शुड, तो हमें क्या करना है, स्किन ब्रेकडाउन को रोकना है, तो नर्स को क्या करना पड़ेगा? मसाज द एब्डोमेन वंस ए शिफ्ट, यूज एन अल्टरनेटिंग एयर प्रेशर मैट्रेस, एलिवेट द लोअर एक्सट्रीमिटीज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एवरी 4 आवर। तो आपको ये बताना है कि जो स्किन इंटीग्रिटी बनी रहे उसके लिए क्या ऑप्शन सही रहेगा। सभी आंसर दें प्लीज, सभी आंसर दें, क्वेश्चन के आंसर देंगे तो हमारा जो है हैबिट फॉर्मेशन होगी सही आंसर देने की।
देखिए, क्लास में जो नए हैं बिल्कुल लाइक करें, क्लास को शेयर करें और आंसर देते हैं जब हमें ये पता चलता है कि हम कितना सही आंसर दे पाते हैं ना। और कई बार जो हम अगर गलत आंसर देते हैं तो भी हम सीखते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, फिर जो हम प्रैक्टिस करते हैं ये हमारी हैबिट में आता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका सही आंसर है, यूज एन अल्टरनेटिंग एयर प्रेशर मेटर्स, है ना, कि जो अल्टरनेटिंग एयर प्रेशर मेटर्स यूज करेंगे ताकि इडीमा हो रहा है और एसाइड्स देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो उससे क्या है, स्किन की इंटीग्रिटी बना रहेगी। जो मेट्रेस है, जो अल्टरनेटिंग एयर प्रेशर मेट्रेस है, उससे फिर उससे बेड सोर और डिगबैटिस अल्सर उनका भी बचाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following best define liver cirrhosis? Inflammation of liver, reversible process with only fatty changes in the liver, extensive degeneration and destruction of liver cell, enlargement of liver with reversible process। जल्दी से आंसर दीजिए कि जो बेस्ट डेफिनेशन है लिवर सिरोसिस की क्या है। हालांकि क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्लीज। चलिए देखिए, आपको मैं बता दूं लिवर सिरोसिस है वो, उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है बिल्कुल बिल्कुल सी, एक्सटेंसिव डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल। इसमें क्या होता है कि जो लिवर सेल्स है उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है और ये जो कंडीशन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वाले तो सब गलत है, रिवर्सिबल प्रोसेस विद ओनली फैटी चेंजेस इन द लिवर ये गलत है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर विद रिवर्सिबल प्रोसेस ये गलत है, और इसमें केवल एक हेपेटाइटिस की डेफिनेशन दी गई है ये भी गलत है। तो एक्सटेंसिव डिजनरेशन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है लिवर सेल का। साथ में क्या होता है, जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो सेल जो है वापस रिजनरेट करती है और फाइब्रोसिस बनाती है। फाइब्रोसिस के साथ साथ क्या होता है, इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है। फिर ये मतलब जब तक फैटी लीवर होता है तब तक ठीक है, फैटी लीवर के बाद में जैसे ही कंडीशन खराब होती है और सेल डिस्ट्रक्शन हो स्टार्ट हो जाता है और फाइब्रोसिस बनना शुरू हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका सभी का आंसर सही है, एक्सटेंसिव डिजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल, और ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the primary mechanism of warfarin anticoagulant action? Activate antithrombin third, inhibit vitamin K, exploit reductase, enhance fibrinolytics, directly inhibit thrombin। आपको ये बताना है कि क्या प्राइमरी मैकेनिज्म है वारफेरिन एंटीकोगुलेंट्स की। सभी आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल आपके सामने आंसर है, बिल्कुल सभी आंसर दें प्लीज। बी विटामिन के, जो विटामिन के क्लोटिंग जो फैक्टर है 2, 7, 9, 10 है ना, उनको ये इनिबिट करता है। ठीक है, वारफेरिन। तो हमें ध्यान रखना है कि इनिबिट विटामिन के एपॉक्सीडेज रिडक्टेज, ये इसकी मैकेनिज्म है, वारफेरिन के काम करने की ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which electrolyte imbalance must be corrected before the treating hypocalcemia in hypoparathyroidism? हाइपरकेलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, आपको यह बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है हम करेक्ट करेंगे। पहले अगर हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उससे पहले हम क्या ठीक करेंगे। जल्दी से आंसर देंगे सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देंगे। आज आंसर जो आपके आ रहे हैं उसी से मुझे असेसमेंट हो जाएगा कि कितनों के सही है, पोल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना भाई हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को सही करना है तो या हाइपोकैल्सीमिया को सही करना, तो उससे पहले हम क्या सही करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है, समझिए मैग्नीशियम जो होता है पैराथायराइड हार्मोन को एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, या हम ये कह सकते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन के कार्य को करने के लिए मैग्नीशियम जो है बहुत आवश्यक है। तो मान लो आपने हाइपोपैराथायरिज्म ठीक कर रहे हैं, हाइपोपैराथायरिज्म में कैल्शियम की कमी हो रही है और आप कैल्शियम दे रहे हैं, तो कैल्शियम कब काम करेगा? जब पीटीएच अपने एक्शन करेगा। तो पीटीएच कब एक्शन करेगा? जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ठीक होगी। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका सभी का सही है, हाइपोमैग्नीसीमिया। सबसे पहले हम मैग्नीशियम को ठीक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। स्ट्रेप्टोकाइनेज थेरेपी शुड बी अवॉइडेड विदिन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसेंट सीवीए? सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है और आप कितने दिन तक उसको अवॉइड रखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज को? 7 days, 3 month, 1 year, नो रेस्ट्रिक्शन। जल्दी से आंसर देंगे सभी जल्दी से आंसर देंगे। कितने दिन तक स्ट्रेप्टोकाइनेज? आपको पता है थ्रोम्बोलाइटिक्स है, क्लोटिंग फॉर्मेशन को ये रोकता है, मैसिव क्लोट को ये रोकता है। तो मान लो अगर सीवीए हुआ है तो ये हेमोरेज कर सकता है। तो हमें ये बताना है कि कितने दिन तक हम उसको रोकेंगे। जल्दी से आंसर देंगे भाई, सभी जल्दी से आंसर देंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि लगभग 3 मंथ तक हम इसको विदहोल्ड रखेंगे या अवॉइड करेंगे, ठीक है। अवॉइड करेंगे जो कि ब्लीडिंग ना हो, हेमोरेज ना हो, वरना हेमोरेज होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो जो स्ट्रोक होने के बाद, सीवीए होने के बाद आप 3 महीने तक इसको अवॉइड रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द मोस्ट कॉमनेस्ट कोज ऑफ हाइपोपैराथायरिज्म, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, इडियोपैथिक एट्रोफी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, नेक सर्जरी इन्वॉल्विंग द थायराइड ग्लैंड, विटामिन डी डेफिशिएंसी। जल्दी से बताइए कि मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है हाइपोपैराथायरिज्म का? जल्दी से आंसर देंगे बिना समय गवाए हुए। हाइपोपैराथायरिज्म, जब पीटीएच हार्मोन की एक्टिविटी कम हो रही है, पैराथार्मोन की एक्टिविटी कम हो रही है, तो इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? देखिए बिल्कुल सभी आंसर दे। नेक सर्जरी इन्वॉल्विंग द थायराइड ग्लैंड, ये एट्रोजेनिक कोज है, और एट्रोजेनिक जो कोज है वो ही इसके मेन कोज में आता है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपोथायरिज्म सी, ठीक है। बाकी जो इडियोपैथिक कोज है, ऑटो इम्यून इडियोपैथिक, ये लेस कोज में आते हैं ना। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जब सर्जरी होती है थायराइड ग्लैंड की, तो कई बार ये देखा गया है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड इंजर्ड हो जाती है ना। पैराथायराइड ग्लैंड में इंजरी होने के कारण जो हाइपोपैराथायरिज्म देखने को मिलता है। तो जब नेक सर्जरी होती है तो ये पाया जाता है। इसको हम कहते हैं एट्रोजेनिक कोज, कि हम करने तो ठीक गए थे, अच्छा करने गए थे, इलाज करने गए थे, पर उसके कारण कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो बिल्कुल सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए, मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ पेंटाप्राजोल, नोजिया एंड डायरिया, एब्डोमिनल पेन, स्किन रेसेज, हेडक। जल्दी से आंसर दीजिए कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है पेंटाप्राजोल का? सभी आंसर देंगे इसका। देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए जो पेंटाप्राजोल है पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स कैटेगरी में आती है। पेंटाप्राजोल हुआ, लेंसोप्राजोल हुआ, ओमिप्राजोल हुआ, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है पेप्टिक अल्सर की, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये ड्रग ऑफ चॉइस है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की, ये ड्रग ऑफ चॉइस है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की, ये ड्रग ऑफ चॉइस है एनसेड इंड्यूस अल्सर की। तो इतने सारे जो कंडीशन है उनकी ड्रग ऑफ चॉइस है ना। किसी के भी पूछे तो आप बताएंगे पीपीआई। अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बिल्कुल जिन्होंने डी आंसर दिया वो राइट आंसर है, हेडेक इज द मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ पेंटाप्राजोल। दूसरा होता है नोजिया, तीसरा होता है डायरिया, और फिर
होता है एब्डोमिनल पेन। स्किन रेसेस जो है रेयरली पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है ना, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म की बात करें तो। पर अभी हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म की बात हो रही है और मोस्ट कॉमनेस्ट की बात हो रही है, तो हेडेक जो है इसका मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है। साथ में जो ये मैंने बताया कि ये पेप्टिक अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस है, जीआरडी की ड्रग ऑफ चॉइस है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस है, एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर की ये ड्रग ऑफ चॉइस है पेंटाप्राजोल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो जिन्होंने भी आंसर हेडेक दिया है उनका सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमनेस्ट साइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, सिक्कम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आपको यह बताना है कि जो मोस्ट कॉमनेस्ट साइट है स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वो कौन सी है। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी आंसर करेंगे। देखिए स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की पूछा गया है तो सिक्कम तो नहीं होगा, सिक्कम तो पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछा गया है तो इलियम, क्योंकि इसमें क्या है जो नेरोविंग जो होती है इलियम में ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है ना, तो बिल्कुल इलियम जो है इसका मोस्ट कॉमनेस्ट साइट में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन की में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अब। ए पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर prescription for sucralfate daily, the nurse should give the medication for which time। सुक्रालफेट देना है तो कौन से टाइम देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। विथ मील्स एंड बेड टाइम, 1 आवर आफ्टर मील्स एंड बेड टाइम, एवरी 6 आवर, 1 आवर बिफोर मील एंड एट बेड टाइम। तो एक टाइमिंग बताई गई है, आपको ये बताना है कि कौन से टाइम पे ये दिया जाता है। सभी आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए प्लीज। सभी का आंसर आना चाहिए। सुक्राल पेट जो है हमेशा एम्प्टी स्टोमक में दिया जाता है, ये आपको सबको पता है। तो हमारा आंसर होगा डी, 1 आवर बिफोर मील या बेड टाइम, क्योंकि बेड टाइम तक जो है खाना जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है। विद मील्स हम नहीं देंगे, 1 आवर आफ्टर मील हम नहीं देंगे, ठीक है, और एवरी 6 आवर का कोई रोल नहीं है। सुक्राल फेट जो है और प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करते हैं, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स में आता है। ये सुक्राल फेट कौन सी कैटेगरी में आता है, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स। तो हमेशा ध्यान रखना है ये 1 आवर बिफोर मील या हम बेड टाइम देंगे। तो डी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए डिफाइन बोर हाउस सिंड्रोम। बोर हाउस सिंड्रोम जो है किसे कहते हैं या किस कंडीशन में देखने को मिलता है, रप्चर ऑफ स्टोमक, रप्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, रप्चर ऑफ इसोफेगस या रप्चर ऑफ कोलन। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर हाउस सिंड्रोम जो है कब देखने को मिलता है। जल्दी से सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे प्लीज। देखिए बोर हाउस सिंड्रोम जो है रप्चर ऑफ इसोफेगस में देखने को मिलता है। कई बार स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है या फोर्सफुली जब हम वॉमिटिंग करते हैं तभी हो सकता है। और इसमें जो है ट्राइड्स बनता है जिसमें पेन, वॉमिटिंग और सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा, ये सब जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें रप्चर ऑफ इसोफेगस,
ठीक है, इसके लिए हम बोर हाउस सिंड्रोम जो है देखने को मिलता है, और इसमें तीनों आते हैं, पेन, वॉमिटिंग और सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा। ठीक है, तो इसका आंसर जिन्होंने भी सी दिया है उनका सभी का आंसर ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। होली हंगामा 25 फरवरी से 6 मार्च तक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 90% ऑफ के साथ है। 6 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी आपको मिलेगी, और अपनी कोर्स की आप वैधता बढ़ा सकते हैं विद 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। उसको तभी अभी एनरोल करिए आप, और होली हंगामा के तहत ये आपको ऑफर मिल रहा है। रंगोली बैच जो है बिल्कुल मिल रहा है आपको, और फ्री है रंगोली बैच। जो तैयारी करने की इच्छुक है और वो ले। होली धमाका स्पिन के द्वारा भी आप काफी जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा नोट सेट टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो के साथ अवेलेबल है। नोट सेट 10 MCQ बैच, नोट सेट 10 100 डे टारगेट बैच भी अवेलेबल है। नोट सेट 10 टारगेट बैच प्लस MCQ बैच भी अवेलेबल है, बहुत बढ़िया ऑफर के साथ, और 90% ऑफ है। ये सारी जो चीजें हैं यहां पे लागू हो रही है। RRB तेजस 3.0 बैच भी अवेलेबल है। RRB नर्सिंग ऑफिसर MCQ बैच भी अवेलेबल है आपके लिए। राजस्थान CHO हो या MP CHO हो, ऑल स्टेट NHM CHO हो, सभी के लिए आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। राजस्थान स्टाफ नर्स, यूपी स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स, MP स्टाफ नर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। RML नर्सिंग ऑफिसर, HSC स्टाफ नर्स, BSF स्टाफ नर्स, सभी के बैचेज के साथ 90% ऑफ के साथ आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ESIC नर्सिंग ऑफिसर, OSSC नर्सिंग ऑफिसर, DSSB नर्सिंग ऑफिसर के सभी बैच आपके लिए अवेलेबल है, और आपको जल्दी से जो इसका फायदा उठाना चाहिए, जो अभी ऑफर आ रहा है। इसलिए 25 फरवरी से 6 मार्च तक ये सब जो है अवेलेबल है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।